स्वागत है आप सभी का बॉक्स एफएम पर एक बार फिर से, जहां मैं हूं आपके साथ अमायरा। और आज हमारे साथ है एक बहुत ही खास मेहमान। तो ये जो खास इंटरव्यू है, ये खास बातचीत है, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको आज के गेस्ट का एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट हैं जो एचआर और करियर मेंटरिंग के फील्ड में एक बहुत बड़ा नाम है, मिस्टर सुलभ तेलंग। उनका 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है इन एचआर रिक्रूटमेंट, और उन्होंने आईटी और नॉन आईटी दोनों डोमेन्स में कंसल्टेंसी और कॉर्पोरेट रोल संभाले हैं। अब वो टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर हैं एट सिलेबल टेक्नोलॉजीज, और इंडिया और यूएस के हायरिंग स्ट्रैटेजीज को लीड कर रहे हैं अपने ग्लोबल एक्सपर्टीज के साथ। सिर्फ एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल ही नहीं है, वो एक बहुत ही पैशनेट मेंटर भी हैं। एपेक्स यूनिवर्सिटी एचआर कॉन्क्लेव 2024, जीआईटी एचआर कॉन्क्लेव 2.0 और यूईएम एचआर कांग्रेस जैसे प्रेस्टिजियस इवेंट्स के स्पीकर और पैनलिस्ट भी रहे हैं। पोदार मैनेजमेंट कॉलेज, एलन हाउस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से डिप्लोमा कॉलेजेस और कॉन्वेंट स्कूल्स में उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत सेशंस दिए हैं और अपने एक्सपीरियंस और इनसाइट्स उनसे शेयर किए हैं। उनके लिंक्डइन पे करियर रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं और उनका यूट्यूब चैनल है सुलभ तेलंग, जिसके थ्रू वो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट बनाते हैं। ये उनके डेडिकेशन का एक बहुत बड़ा प्रूफ है। सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, उन्होंने सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी किए हैं। हेल्पिंग नेचर है, इसके लिए उन्होंने काफी अवार्ड्स भी जीते हैं। तो इस पैशनेट मेंटर, डायनामिक एचआर लीडर और इंस्पायरिंग स्पीकर होने के बाद सुलभ तेलंग आज बॉक्स एफएम पे आए हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम विद बिग राउंड ऑफ अप्लॉज सुलभ सर का। Thank you, Box FM, for inviting me and having me here on your show, being with you today. And आज सभी Box FM के listeners को, चूँकि आज हमारा नया साल भी शुरू हो चुका है और ये नए साल का पहला शनिवार है, तो मैं आप सभी को विश करता हूँ हैप्पी न्यू ईयर, अ प्रॉस्पेरस डेस्परेट न्यू ईयर, जिसमें कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ डील करें और आसपास की नेगेटिव एनवायरनमेंट को भूलकर अपने गोल को सेट करें और साल अच्छा जाए। थैंक यू वेरी मच। साल की शुरुआत हो और ऐसी मोटिवेशन की बातें हो, तो ये मुझे लगता है परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इस बार। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं, आप कैसे हैं सर, ये बताइए। मैं बहुत बढ़िया हूँ, थैंक यू वेरी मच। और इट वाज अ ग्रेट प्लेजर कि आज साल के पहले ही शनिवार में मुझे यहाँ आने का मौका मिला। क्या बात तो इससे अच्छी शुरुआत तो मेरे लिए हो ही नहीं सकती। जी, शुरुआत तो हो गई है शो की, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे आप इस एचआर फील्ड में आए, कब आपने रिकॉग्नाइज किया कि दिस इज माई लाइन, दिस इज माई ट्रैक। ग्रेट। तो मैम, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत अच्छा लगा आपने जो इस क्वेश्चन को पूछा। तो हुआ क्या था, शुरुआत में अगर आप मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस देखेंगी तो स्कूलिंग मैंने टीकमगढ़ से की, कॉन्वेंट स्कूल से। उसके बाद में डिग्री के लिए मैं राजस्थान आया, राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस किया। तो मैं वैसे तो प्रोफेशनली तो बी कंप्यूटर साइंस हूँ और इंजीनियर कहलाऊँगा अपने आप को एज अ डिग्री। बट जब मैं बेंगलोर था 10 साल, उसी दौरान जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ पे हमने धीरे धीरे कैरियर रिलेटेड बच्चों से बात करना शुरू किया, कैंपसेस किए। तो जब कैंपस किए तो मेरा रुझान थोड़ा सा बच्चों के प्रति जुड़ा। तो जब मैं एज अ डेवलपर काम कर रहा था तो मुझे पता लगा कि डेवलपर में मैं एक ही फील्ड में कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं एचआर को चूज़ करता हूँ तो हो सकता है मैं बहुत से लोगों का हेल्प कर पाऊँ और मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, मल्टीपल स्किल्स से जुड़ पाऊँ और खुद को भी बेसिक नॉलेज दे पाऊँ और लोगों का भी हेल्प कर पाऊँ। तो एक हेल्पिंग हैंड भी होगा। हालांकि हमारी फील्ड में आप अगर डिजर्विंग हैं और आप अगर उसको प्रूफ कर पाते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा। बट हाँ, मैं एक रास्ता बन सकता हूँ आपके लिए। तो वो रास्ता बनने का मेरे अंदर से झलक आया कि चलिए कुछ करते हैं। तब मैं फिर एचआर फील्ड में मूव हुआ और तब से फिर बेंगलोर से ही मैंने शुरुआत कर दी थी। और फिर आज इस कंपनी सिलेबल टेक्नोलॉजीज में मुझे 5 साल हो चुके हैं। इन्होंने घर वापसी कैंपेन चलाया तो मुझे लगा राजस्थान मेरा घर रहा हुआ है तो क्यों ना घर वापस आया जाए। तो 5 साल मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया एज अ सीनियर रिक्रूटर एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ मैनेजर इन टैलेंट एक्विजिशन। तो ये थी मेरी ओवरऑल जर्नी। इसमें बहुत मुझे सपोर्ट मिला, अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आए, लेकिन मैं एक इस तरह का बंदा हूँ जो पॉजिटिव माइंडसेट से काम करता हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ ही देखता हूँ। मैं नेगेटिव एनवायरनमेंट को साइड में रख देता हूँ। मैं ये सोचता हूँ जो हुआ हो गया, कोई बात नहीं। तो वो पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि आगे भी इसी तरह चलता रहूँ। क्या बात है। एक एरा था जब एचआर जो फील्ड है उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, या लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं होता था कि क्या स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो क्या है वो स्किल्स जो एक एचआर के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जो आजकल कॉर्पोरेट में जितनी वैल्यू है एचआर की, जितना अभी जो एक ट्रेंड चल रहा है, क्या है आज की टाइम में एचआर फील्ड में ये चैलेंजेस और क्या है वो स्किल सेट जो रिक्वायर्ड होता है टू बी अ गुड एचआर?
जी मैम, तो इसीलिए मैंने मेरा ये जो चैनल भी बनाया है यूट्यूब पे, उस पे मेरा यही है, एक तरह से सोशल सर्विस है वो, जिसमें कि मैं चीज़ें बताता रहता हूँ कि आपको इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, कैसे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, कैसे आप स्किल अडॉप्ट कर सकते हो। तो जो आपका क्वेश्चन है HR का, उसमें मैं ये कहूँगा सबसे पहली चीज़ तो कम्युनिकेशन मैटर करती है। आप सामने वाले व्यक्ति से कितना कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि जब आप HR फील्ड में हैं, हालांकि उसमें वर्टिकल डिफरेंट है, बट जो मेरा वर्टिकल है रिक्रूटमेंट का, उसमें क्या होता है कि यू आर द फ्रंट फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहे हैं और उस बंदे के बारे में भी नॉलेज ले रहे हैं, ताकि क्योंकि अगर एक गलत सिलेक्शन हो गया तो वो पूरे प्रोसेस को खराब कर देगा। लेकिन वो गलत सिलेक्शन ना हो पाए, देखिए टेक्निकली रिजेक्शन इज अ डिफरेंट थिंग, बट वो टेक्निकल तक पहुंचाने के लिए, या जो भी नॉन टेक्निकल बंदे भी हैं वहां तक पहुंचाने के लिए आपका अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट होना बहुत जरूरी है। तो आपके अंदर एक उस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड थोड़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, अगर एडवांस लेवल नहीं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए हायर कर रहे हैं, क्या हमें चाहिए और किस फील्ड से हमें बंदे को लेना है। तो वो व्यक्ति जो है, क्योंकि आजकल की जनरेशन में फेक प्रोफाइल्स भी बहुत आ गए हैं, तो हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि नहीं, ये बंदा केवल बातूनी ज्ञान दे रहा है, इसको प्रैक्टिकली सच में कुछ नहीं पता है और ये हमारे टाइम वेस्ट हो सकता है। ठीक है, 10 में से 1 अगर वेस्ट हो जाए कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट 9 आप बचा पाएंगे। तो इस तरह का कम्युनिकेशन आपको नॉलेज जरूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ डिग्री एक फील्ड है, अगर आप डिग्री से नहीं भी, जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया, मैं BE कंप्यूटर साइंस हूँ, MBA अभी तक मैं सोच ही रहा हूँ, बट मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज आ गई थी कि MBA वाले के साथ भी बैठ के मैं डिस्कशन कर सकता हूँ। तो वो प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों नॉलेज का कॉम्बिनेशन अगर आपके पास है तो आप एक अच्छे HR प्रोफेशनल बन सकते हैं। और आपको इमोशनली और आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फील्ड है इसमें आपको 2 नाव में सवार होना पड़ता है, अगर आप ऐसे बोलें तो, कि आपको क्योंकि मैनेजमेंट की भी सुननी है और आपको कैंडिडेट की भी सुननी है। अब आप उसको बैलेंस कैसे करते हैं दोनों को, तब आपके अंदर वो जो, अगर आपके अंदर वो कला है और वो अगर आपकी रुचि है, तो आप इस प्रोफेशन को एज अ कैरियर अपना सकते हैं। जी, आपने कहा आपने कंप्यूटर साइंस किया, इंजीनियरिंग है ना, लेकिन ऐसा यूजुअली समझा जाता है कि टू बी एन HR यू हैव टू बी गुड इन आर्ट्स फील्ड, है ना। तो ऐसा कैसे ये बैठा कि इंजीनियरिंग करने के बाद यू रियलाइज कि HR वाली फील्ड में जाना है, या ये सिर्फ स्किल सेट पे डिपेंड करता है इन वट एवर फील्ड यू आर डूइंग? जी, मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे मेरा जो रुझान आया जब मैं कॉलेजेस में, क्योंकि आप जब टेक्निकल से भी होते हैं और अगर आप कंपनी से जुड़ते हैं तो आपको वो कॉलेज कैंपसेस में आप भी जाते हैं एज अ टेक्निकल प्रोफेशनल, तो वो बच्चों से आप इंटरव्यू लेते हैं। तो जब आपने बच्चों से बात की तो आपको लगा कि नहीं यार, मैं तो केवल, जैसे आई यूज्ड टू बी अ .NET डेवलपर और आई यूज्ड टू बी अ वेब डेवलपर, तो मैं केवल इसी फील्ड से रिलेटेड ही बच्चों से कनेक्ट हो पा रहा हूँ। लेकिन और भी बहुत सारी जनता है जिनको मेरे जैसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है। तो वो अगर आपके अंदर जज्बा है और अगर वो स्किल है तो आप उसको डिग्री के अलावा भी, अगर आपके अंदर वो जज्बा है तो आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर MBA की डिग्री हो, क्योंकि और आज की डेट में आप बिलीव नहीं करेंगे, एटलीस्ट टेक्निकल कंपनीज में, क्योंकि IT फील्ड है, तो इस जो BTech वाले बच्चे भी हैं, और मैं भी, जब मैं क्योंकि 15 साल हो गए, उस दौरान मुझे पता नहीं था कि एक तरह से फील्ड होती है RPO, KPO एंड BPO। तो जो नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, उसमें कॉलेज कैंपसेस से बड़ी बड़ी कंपनीज बच्चों को, BTech वालों को इस रिक्रूटमेंट प्रोफाइल के लिए लेके जाती थी। तो कुछ US शिफ्ट में होते थे, कुछ डोमेस्टिक होते थे, कुछ इंटरनेशनल लाइक UK में। तो ये मतलब वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको MBA नहीं देख रही, वो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड देख रही हैं। क्योंकि क्या होगा, जब आप टेक्निकल बंदों से बात करोगे तो एटलीस्ट आप उसको समझ पाओगे और थोड़ा बहुत उसको रिलेट कर पाओगे। वहीं अगर आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो आपको थोड़ी, इसीलिए अगर आप टेक्निकल कंपनी में जा रहे हैं तो थोड़ा सा टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, आसपास क्या हो रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे तो आपको बंदे से बात करने में आसानी रहेगी, बजाय उसके, क्योंकि क्या होता है, डिग्री लेने में फिर वही टाइम वेस्ट होगा। और अगर आप में जील है कि नहीं, तो फिर तो डिग्री लेने से पहले चूज करें कि कॉलेज अच्छा हो, प्लेसमेंट हो जाए। और अगर लेकिन आपको पता है कि लोग ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉप लेने के बाद में भी फिर कॉलेज उनको वही टायर 2 या टायर 3 में मिलता है, तो दे वेस्टेड अ ईयर। तो उस तरह का ना हो माइंडसेट। अगर आपका गोल सेट है तो आप डिग्री ले सकते हैं, अदरवाइज आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज है और आसपास का एनवायरनमेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये मेरे लायक फील्ड है, क्योंकि आपको अंदर से आवाज आ जाएगी कि हाँ यार, ये इट्स अ पब्लिक स्पीकिंग काइंड ऑफ अ रोल वेयर यू आर इंटरेक्टिंग विद person who need a job and you are providing a solution to a organization who need the resource।
तो इस तरह का अगर आपका इंटरफेस है तो डेफिनेटली आप उसको अडॉप्ट कर पाएंगे। जी, आपने कहा कि आप एक डेवलपर भी हैं, तो क्या फ़र्क है बीइंग अ डेवलपर, बीइंग एन एचआर एंड बीइंग अ टीचर? व्हाट इज़ द डिफरेंस? तो डेवलपर तो होगा जो एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में काम करेगा। जैसे मैंने बोला मैं .NET पे था, तो मैं एक .NET से रिलेटेड ही मैंने जब छोड़ा था, जब मैं विजुअल स्टूडियो 2010 में करता था, आज बहुत एक्सटेंड हो चुका है और वर्जन बहुत बढ़ चुका है। टीचर होगा तो वो या तो एक सब्जेक्ट का टीचर, क्योंकि आप जब स्कूल भी जाते हैं या कॉलेज भी जाते हैं या मास्टर भी बनते हैं तो वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टीचर होता है। आपने PhD भी करी होती है अगर कैसे नेट सेलेक्ट क्वालिफाई होने के बाद में, तो भी आप किसी XYZ सब्जेक्ट से करते हैं। वहीं आपने शायद पूछा कि HR में, तो जब HR में आप आएंगे तो HR में जैसे मैंने बोला मल्टीपल वर्टिकल होते हैं, ऑपरेशंस भी होता है, जर्नलिस्ट भी होता है, आपका इवन L&D डिपार्टमेंट भी काइंड ऑफ HR का एक पार्ट होता है जहाँ पे वो रिसोर्स को मैनेज करने की कोशिश करता है। और उसके अलावा रिक्रूटमेंट तो है ही, और भी मल्टीपल ब्रांचेस हैं जो एक HR के सब वर्टिकल्स हैं। तो वो सारी चीज़ें जब आप अगर डिग्री लेते हो एज एन MBA, तो उस MBA के अंदर आपने सुना होगा कई लोग बोलते हैं मार्केटिंग से किया, IT से किया, तो मार्केटिंग भी एक HR में या HR में किया, तो वो इसलिए करते हैं ताकि क्या है कि वो आपको मल्टीपल वर्टिकल्स के बारे में रास्ता दिखा देता है। अब अगर आपने IT से किया तो IT फील्ड की थोड़ी बहुत नॉलेज दे देगा आपको मास्टर के दौरान, नहीं तो जैसे BBA और MBA जो होता है, BBA जैसे एक बैचलर डिग्री होगी, उसमें सारी चीज़ें आपको बिजनेस से रिलेटेड बताएंगे, और लेकिन जब MBA में आओगे तो MBA में आपका स्पेशलाइजेशन होता है जैसे अदर स्पेशलाइजेशन होते हैं। तो वो एक डिफरेंस है HR में, टीचर में और डेवलपर में। US और इंडिया हायरिंग प्रोसेसेस में आपकी काफ़ी स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व रहती है, क्या मेजर डिफरेंस है US और इंडिया हायरिंग प्रोसेसेस में? एक सबसे बड़ा वो तो ये है कि अगर वो कमिट कर देते हैं मोस्टली टाइम में, तो 90% या 95% आपको कमिटेड लोग वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग मिलती है। लेकिन यहाँ डोमेस्टिक में क्या होता है कि हम मल्टीपल जॉब लेकर के रहते हैं और लास्ट मिनट में हमें एक सरप्राइज मिलता है कि सर सुबह मैं नहीं आ पाऊँगा। तो वहाँ पे आप, और दूसरा प्रोसेसेस का बहुत सारा डिफरेंस है वहाँ पे। सो लॉ अबाइडेंट चीज़ें हैं, तो अगर आप कोई मेल भी कर रहे हैं तो उसके साथ में एक पर्टिकुलर डिस्क्लेमर नीचे जाता है, ताकि क्या है कि अगर कल को वो किसी पर्टिकुलर रिक्रूटर को, कंपनी के किसी रिक्रूटर को अगर कोई वहाँ पे कैंडिडेट कुछ बोलता है तो वो कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पे इस तरह का कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, नॉर्मल हम सबको मेल भेज रहे हैं, सब कर रहे हैं वहाँ पे बहुत। और इसी तरह से वहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हैं वो कई बार अगर आपको गवर्नमेंट के उस वर्क के लिए चाहिए तो वहाँ पे आपको उनसे मांगने से पहले लास्ट 4 डिजिट, यहाँ पे आजकल हम देखते हैं आधार कार्ड हर कोई मांग रहा है, पैन कार्ड हर कोई मांग रहा है, तो वहाँ पे थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा है। यहाँ पे थोड़ी सी अभी और अवेयरनेस की कमी है, तो जो धीरे धीरे आ रही है लोगों में। और दूसरा वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस की चलन ज़्यादा है। वहाँ पे लोग मंडे टू फ्राइडे करने में ओके रहते हैं और उसके बाद सैटरडे संडे एंजॉयमेंट में बिलीव करते हैं। इंडिया में अभी कॉन्ट्रैक्ट टू हायर फिर भी है, बट नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जॉब, क्योंकि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, फुल टाइम और कॉन्ट्रैक्ट टू हायर 3 प्रकार की जॉब्स होती हैं। उसमें फुल टाइम में तो आपका सब कुछ कंपनी से रिलेटेड है, आपको सैटरडे संडे की भी तनख्वाह मिल रही है, आपको अदर बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट टू हायर होगा तो आप थर्ड पार्टी पेरोल पे हैं, उसके बाद में जिस क्लाइंट पे आपको उसने रखा है वो क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या क्लाइंट की इच्छा है तो वो लेगा 6 महीने या साल भर बाद, नहीं है तो मना भी कर सकता है। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एक लिमिटेड पीरियड पहले से डिसाइड होता है, उस पीरियड के लिए आपके पास में जॉब है, उसके बाद में नो क्लेम नो गारंटी। अगर उनका प्रोजेक्ट बढ़ा तो वो हो सकता है आपको लें, अगर आपका समझ में नहीं आया या आपके रेट ज़्यादा हैं तो हो सकता है आपको दूसरी जॉब ढूंढनी पड़े। तो इसलिए इंडिया में थोड़ा सा अभी भी कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स के रिलेटेड लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है कि पैसा सब में मिलता है, बट और आप एक तरह से देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब में आप फ्री हैं कि आप आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं, आपको 9 to 5 का टेंशन नहीं है। एक टाइम लिमिट के बाद में आप चाहो तो ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि अगर फुल टाइम में हो तो ब्रेक्स वगैरह ये सारी चीज़ें आपको सारी कुछ प्री प्लान करनी है। यहाँ पे आपका पहले से प्लान हो सकता है कि आपने 1 साल का प्रोजेक्ट लिया हुआ है, उसके बाद में आपके पास में है लमसम अमाउंट, आप सोच रहे हो ठीक है मैं 6 महीने बाद वापस ट्राई करूँगा। तो इस तरह के कुछ डिफरेंसेस हैं। और वहाँ पे वीज़ाज़ रहते हैं, जैसे H1 हो गया, ग्रीन कार्ड हो गया, और वहाँ पे टर्म्स हैं, टैक्स टर्म्स हैं, 1099, W2, कॉप टू कॉप। यहाँ पे जनरली अगर फॉरेनर्स होंगे तो उनका कुछ अलग रहता है हिसाब किताब, बट इंडियंस के लिए नॉर्मल जॉब ओपनिंग्स रहती हैं जिसमें कहीं कोई ऐसा सिटीजनशिप और उसके लिए कोई नहीं है, क्राइटेरिया नहीं रहता। और एक और चीज़ मैंने देखी वहाँ पे जो बहुत ही अच्छी लगी मुझे, कि वहाँ पे लोग इवन अगर आप 80 ईयर्स के भी हैं ना, तो वहाँ पे अभी भी 80 ईयर्स वाला भी जॉब ले रहा है और काम कर रहा है उसी डेडिकेशन के साथ। लेकिन इंडिया में लोगों को क्या है कि यार 60 साल के हो गए, चलो अब आराम करते हैं, मज़े करते हैं, यार अपन ने कमा लिया बस। लेकिन वो
तो ये चीज़ थोड़ी सी डिफरेंस है और ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी तो बात करने जाएं तो बहुत कुछ है। यानी वर्क कल्चर काफी अलग है वहाँ का। हाँ बिल्कुल अलग है। और शिफ्ट इसीलिए जो यूएस शिफ्ट में जो काम करते हैं उनको नाइट में करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो है टाइमिंग्स डिफरेंट होती हैं और जोन्स वाइज होता है। यूएस में 4-5 जोन चलते हैं, पीएसटी, ईएसटी एंड ऑल्सो आपका कैलिफोर्निया जोन जो आपका पैसिफिक बोल दिया मैंने आपको, और उसके अलावा आपका ईस्टर्न जोन है, मैंने ईएसटी टाइम जोन में काम किया था, पैसिफिक वाले की थोड़ी सी, और सेंट्रल टाइम जोन। तो जो कैलिफोर्नियन जोन में काम करते हैं उनके लिए थोड़ा सा इंडिया में रहता है इशू, क्योंकि क्या होता है जब आप रात में तो ठीक है, दिन में आप 7-8 बजे आते हैं तो देखते हैं जनता घूम रही है, तो आप सोने जाएंगे वो जग रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा वर्क लाइफ बैलेंस का इशू होता है। अदरवाइज वर्क वाइज देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी एंड इंडस्ट्री इज हैविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन यूएस वर्क कल्चर इन इंडिया इटसेल्फ। ओके, सेलेबल टेक्नोलॉजीज में जब आप आए तो क्या यहाँ क्या हायरिंग स्ट्रैटेजी रहती है जब आप स्पेशली स्किल्स हायर कर रहे होते हैं? So we at Celebal Technologies, we are a well-known name in the industry of data and AI. So when we talk about profiles, we basically understand the practical understanding and the basics of a person. तो अगर आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, क्योंकि हम जो है हम नी स्किल टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं, हम ओवरनाइट टेक्नोलॉजीज में काम करते हैं, इसीलिए हमको अवार्ड्स और रिकॉग्नाइजेशंस भी मिले हैं मल्टीपल ब्रांड से। इवन माइक्रोसॉफ्ट हैव अवार्डेड अस लास्ट ईयर फॉर कंट्री रीजन अवार्ड इन द डेटा एंड एआई फील्ड, एंड ऑल्सो Databricks हैज रिकॉग्नाइज्ड अस, एंड वी वर्क इन क्लाउड लाइक Azure and all, and we work in Dynamics 365. These are all are booming, and we develop chatbots, the AI based chatbots. तो हम ये देखते हैं कि मान लीजिए XYZ टेक्नोलॉजीज है, सपोज किसी को नोड आती है, उसकी जील कितनी है रिएक्ट सीखने की, या उसके अंदर बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या। तो जैसे अगर आपने अभी टेक्नोलॉजी का नाम लिया है, तो कई बार क्या होता है लोग आजकल ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्नोलॉजी यूज करने लग गए हैं, तो उसको क्या यही नहीं पता कि भाई HTML CSS जावास्क्रिप्ट क्या होती है, और वो कहता है नहीं मैं तो ये फलाना डेवलपर हूँ, तो वहाँ पे आप लैक कर जाते हैं। तो इसीलिए जब हम स्क्रीन करते हैं तो हम कोशिश करते हैं देखने की कि आपके एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं क्या, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं। और चूंकि हम लोग सर्विस एंड प्रोडक्ट इंडस्ट्री दोनों में हैं, तो हमारे में हम लोग ये भी देखते हैं कि आपका प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रेजेंटेशन कैसा है, आप कम्युनिकेशन में कितने अच्छे हैं। एंड हम लोग कॉलेजेस से भी लेते हैं, तो कॉलेज में भी हमारा एक सेट ऑफ फॉर्मेट होता है जिसमें कि हम लोग टेस्ट लेते हैं, और इंडस्ट्रियल जब हम लोग एक्सपीरियंस रिसोर्स लेते हैं तो जनरली हम लोग इंटरव्यू वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो ये हमारा एक जनरल क्राइटेरिया होता है बेसिक्स सर्च करने का। ये आपकी कंसल्टेंसी और ये जब आप कॉर्पोरेट रोल में आए, ये डिफरेंस वहीं से झलकता है, जैसे आपने पहले HR किया, फिर डेवलपर, फिर कंसल्टेंसी, मल्टी टैलेंटेड यू आर। थैंक यू वेरी मच। अब बात करते हैं जब आपने स्टूडेंट्स को मेंटर करना शुरू किया, जो स्टूडेंट्स HR करियर शुरू करना चाहते हैं उनके लिए क्या आप एडवाइस कर सकते हैं? HR करियर जैसे मैंने पहले भी कहा मैम, कि अगर आपके अंदर वो जील है कि आप उस चीज़ को समझना चाहते हैं और रिक्वायरमेंट क्या है, किसको बंदे क्या चाहिए, तो आप HR में अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। अब HR में ये है कि रिक्रूटमेंट में तो आपको डेफिनेटली उस प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए, जिस प्रोसेस में आप जाना चाहते हैं। वो अगर आप टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो एटलीस्ट आपको बेसिक टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए, ताकि आप IT कंपनी में अप्लाई कर सकें। कंसल्टिंग में जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग का बैकग्राउंड, जिस भी फील्ड में जा रहे हैं आप, उस फील्ड का एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लेके जाइए, ताकि जब आप इंटरव्यू दें तो वो आपको चैलेंज ना हो और आप उसको जस्टिफाई कर पाएँ तरीके से, और आप अपने आप को कैरियर को उसमें आगे तक ले जा पाएँ। जस्ट फॉर द नेम सेक नहीं ले जाएं। जैसे आज मैं और आप बात कर रहे हैं, किसी को अच्छा लगा तो लोग उन्होंने सोचा कि नहीं यार मैं अब HR बन जाता हूँ, तो वो नहीं होना चाहिए। एक आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको उसके बारे में A to Z पता होना चाहिए। एटलीस्ट अगर A to Z नहीं तो एटलीस्ट A to हाफ ऑफ दी अल्फ़ाबेट्स आपको पता होना चाहिए, कि इतने में आपको एटलीस्ट इतनी नॉलेज है कि अगर अंदर जाने के बाद में आप आसपास के लोगों से सीखेंगे तो आप उसको ग्रो कर पाएंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से कॉर्पोरेट वर्ल्ड ग्रो कर रहा है, बहुत फास्ट इवॉल्विंग सेक्टर्स आ रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स की इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ती जा रही है, एज वी कैन सी। लिंक्डइन पर जब आप करियर एडवाइसेस देते हैं तो आपका फोकस किस कंटेंट पर रहता है, कि क्या आपका टारगेट रहता है? तो जनरली जब मेरे को लिंक्डइन पे जो लोग पूछते हैं, वो पूछते हैं कैरियर रिलेटेड ही, कि मेरे गैप आ गया, या मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मैं कैसे पता लगाऊं, या मैंने यहाँ पे इतने जॉब्स में अप्लाई किया बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरे को कॉल ही नहीं आया। तो मेरे यही इस पे उनको जेन्युइन एडवाइस होती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका जॉब से रिलेटेड क्यूरी है, तो आप एक ही पोजीशन के लिए 10 लोगों को मत भेजिए। आपको क्या लगता है, क्यूरियोसिटी से आप एक ही रिज्यूमे में भेजे जा रहे हैं,
बट वो पहुंच तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास रहा है ना, और घूम फिर के वो सब आपस में साथ में ही बैठते हैं, तो पता तो लगता ही है ना कि ये बंदा जस्ट नेम सेक के लिए भेज रहा है। आप एक को भेजिए, उस चैनल से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए और उस चैनल पे पता लगाइए कि भाई आपका मैच कर रहा है कि नहीं। क्योंकि आजकल क्या है ना कि लोग क्या है कि उनको लगता है कि नहीं यार ये कंपनी ठीक है, इसमें जॉब जेडी आई और उसने आपने रिज्यूमे मॉडिफाई करा के भेज दिया, बट आपने जब मॉडिफाई किया तो वो दूसरा रिज्यूमे आपने दूसरी जेडी के हिसाब से मॉडिफाई कर दिया, वो गलती से पहुंच गया उसी सेम बंदे के पास, तो उसको पता लग गया कि भाई ये तो सेम ही बंदा है। लेकिन नेम आईडी तो नहीं बदल दोगे ना आप, नंबर तो नहीं बदल दोगे ना, वो तो यूनिक ही रहेंगे। आजकल तो वैसे स्मार्ट हो गए लोग, लेकिन फिर भी पकड़ने वाला तो 1 मिनट में पकड़ लेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अब कैरियर रिलेटेड, तो कैरियर रिलेटेड भी वही रहता है डिस्कशन। जब लोग कहते हैं कि मेरे गैप आ गया तो मैं क्या करूं, तो गैप में आपको ये देखना है कि आपका पुराना कैरियर किस में था, आगे आपका इंटरेस्ट, क्योंकि क्या है इंटरेस्ट बदलने में भी देर नहीं लगती, बट उस इंटरेस्ट को आप आगे तक कितना ले जा पा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर वो इंटरेस्ट जो आपका नया डेवलप हुआ है उसमें आपको दिख रहा है, आप आजकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, पॉजिटिविटी भी बहुत है नेगेटिविटी के साथ साथ, तो अगर आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट में समझ में आ रहा है कि नहीं अगर ये बन सकता है, बट हाँ डे 1 से करोड़पति बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि वहाँ आप नेगेटिव एनवायरनमेंट में चले जाएंगे। स्ट्रगल होगा, उस स्ट्रगल को आपको अगर फेस करने की चुनौती है आपको लेने की, अगर आप में प्रतिभा है तो आप कैरियर गैप्स को भी मैप कर सकते हैं। क्योंकि उसमें आप क्या करेंगे कि आप उस पर रिसर्च करें पहले कि ये फील्ड है XYZ। जैसे आपने बोला पेंटिंग एक आर्ट है, तो पेंटिंग में आप पहले अगर डिग्री लेना चाहें तो फाइन आर्ट्स की डिग्री होती है, तो वो आपको पाथ बताएगी। फिर अगर हो सकता है अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो आपको प्लेसमेंट भी मिल जाए। क्योंकि अब जैसे आप आरजे की बात करें तो आज आप भी आरजे हैं, तो आजकल लोगों को ऑडियो वर्ल्ड के बारे में भी पता नहीं था पहले, लेकिन आरजे में भी अच्छा खासा कैरियर है। रिसेंटली एक आरजे से मिला था, उनसे मैंने इंटरव्यू में यही पूछा था जो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो उन्होंने भी यही बोला कि आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है और आप लोगों को बता सकते हो आसपास का, और आपके अंदर कैपेसिटी है टू शेयर द स्टोरी इन अ पॉजिटिव मैनर, कि आपकी बात को सुनने का लोगों में जज्बा आए, तो वो चीज़ आप अगर है तो आप उस गैप को मैप कर सकते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और ये बिकॉज ये फ्री सर्विस है और ये एक उन्होंने चैनल बना रखा है लिंक्डइन पे, तो जब मेरे पास टाइम होता है और उस पर क्वेश्चन आता है तो आई ट्राई टू शेयर दैट। बट फॉर्चुनेटली लास्ट टाइम मैंने इतने लोगों को दे दिया था, तो कैरियर उन्होंने अभी लिंक्डइन ने कुछ चला रखा था बैच वाला कॉन्सेप्ट, तो दे फाउंड कि मैंने अच्छा लोगों को सजेशन दिया, तो उन्होंने एक बैच दे दिया मेरे को कैरियर एडवाइज़र का। क्या बात कंट्रीब्यूटर का इन द कम्युनिटी। जब आप ये मेंटरिंग सेशंस करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, तो कौन सा टॉपिक होता है जो उनके लिए सबसे इम्पैक्टफुल होता है? उनको मेन अभी तक जहाँ तक मैंने देखा ज़्यादातर लोगों को वो इंटरव्यू वाला ही जिल रहता है। तो कि और आगे हम किस फील्ड में जाएं, हमने डिग्री तो कर ली, तो मेरा यही रहता है उनको मोटिव बताने का कि पहली चीज़, जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं इंटरव्यू देने, तो होता क्या है कि हम पहली बार कहीं भी जाते हैं ना, तो हम थोड़ा सा हेजिटेशन में रहते हैं और थोड़ा सा हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। तो उस फील को हटाने के लिए अगर आप फिजिकली जा रहे हैं, आजकल तो रिमोट होने लग गए इंटरव्यू, अगर आप फिजिकली जा रहे हैं तो फिजिकल में आप क्या करें कि 5-10 मिनट पहले पहुंच जाएं उस जगह। जैसे हम एग्जाम देने जाते हैं तो एग्जाम फीवर भी, जैसे जब आप स्टूडेंट्स की बात कर रही हैं तो बच्चों को एग्जाम फीवर होता है, तो एग्जाम फीवर को हटाने के लिए मेरी एडवाइस रहती है कि आप 1 दिन पहले उस एग्जाम सेंटर में जाके घुमाइए। ठीक है, आपको कोई भी रोकेगा नहीं, अंदर मत जाओ, अगर अंदर आपको अलाउ कर रहा है तो आप देख आओ, आप बोलोगे कि मेरा ये, आप अपना रोल नंबर का कार्ड लेके जाइए ताकि आपको वो दिखा सके कि हाँ ये रूम है, मेरे को जैसे देखना है ताकि मैं कल टाइम पे आता हूँ। लेकिन अंदर की बात आपको पता है, उसको नहीं मालूम कि क्यों आए आप, है ना। तो लेकिन आए आप तो क्या हुआ कि अब आप उस जगह से फेमिलियर हो गए। अब फेमिलियर हो गए तो आप फ्रीली आएंगे। आपने देखा मैं यहाँ आया, यहाँ मैंने एटलीस्ट आई ट्राई टू कम 15-20 मिनट्स बिफोर जस्ट टू बी फेमिलियर, एंड अदरवाइज मैं तो खैर आपसे बात कर रहा हूँ और हमारा कनेक्शन पुराना था तो वी गॉट टू नो ईच अदर, बट लेकिन फिर भी तो मैंने भी अगर अडॉप्ट किया तो इसीलिए मैं भी खुद भी वो चीज़ अडॉप्ट करता हूँ। तो अगर आप कहीं भी पहली बार जाते हैं उस जगह को थोड़ा सा पहले समझ लीजिए और अपने आप को उससे ढाल लीजिए, क्योंकि क्या होता है जब आप अगर कोई भी नई चीज़ भी करते हैं तो बॉडी को उसको अडॉप्ट करने में टाइम लगता है। उस अडॉप्टेशन के दौरान क्या होता है वो फीवर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम वो वायरल वाला फीवर नहीं कहेंगे बट एग्जाम फीवर या जो इंटरव्यू फियर हो जाता है, फोबिया कह सकते हैं, वेरी गुड। तो उस तरह का हो जाता है, तो उसको मिटाने के लिए तो ये स्टूडेंट्स को अच्छी लगती है बात और उसको अडॉप्ट करके देन दे रिप्लाई कि नहीं सर वी हैव अडॉप्टेड दैट एंड नाउ वी आर वेरी मच फियरलेस, आप कहीं भी बोलिए हम वहाँ चले जाएंगे। आपने इतने पब्लिक इवेंट्स किए हैं, आप स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा इंसाइट शेयर करते हैं, कोई ऐसा मेमोरेबल मोमेंट जो आपको याद हो जो बहुत अच्छा रहा हो, बहुत सेशन? हाँ मैम, वही बहुत सारे हैं ऐसे तो कि जिसमें कि बच्चों ने ये कहा, और कई सेशंस ऐसे थे जिसमें कुछ पुराने लिसनर्स मिल गए
तो उन्होंने बोला कि हमें जैसे ही पता लगा कि आप आने वाले हैं तो हम इसके लिए अलग से टाइम निकाल के आए हैं। ऑल्दो हमारा आज वर्किंग है या हमारा आज स्कूल कॉलेज है, बट हमें पता लगा कि सर आ रहे हैं और उन्होंने वो किया हुआ था एडवर्टाइज, तो हम उस सेशन को स्पेशली आपसे सुनने आए कि हो सकता है आज कुछ नया पता लगे। और जो आपका पॉजिटिव एनवायरनमेंट बताने का जो जज्बा है कि आप बोलते हो कि नेगेटिविटी को साइड में करो और पॉजिटिव रहो। और जब मैं इवन टॉक स्टार्ट करता हूँ, आपने जो फिल्म का डायलॉग सुना है हाउस द जोश, तो मैं उससे शुरुआत करता हूं ताकि लोगों को पता चले कि भाई कितना इंटरेक्टिव हो रहा है। और मेरा एक फंडा रहता है कि मैं बिना पीपीटी के बात करता हूं, मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूं लोगों से, तो वो लोगों को अच्छा लगता है। और लोगों का रिस्पांस भी ये आता है कि सर हमने देखा है कि लोग आते हैं, वो अपना पीपीटी चला के चले जाते हैं और वही ज्ञान खत्म कर देते हैं। लेकिन आपने जो किया, आपका जो पीपीटी का भी था, वो फर्स्ट पेज भी कॉलेज ने या जो पर्टिकुलर जिसने बुलाया है उसने खाली आपका इंट्रो बनाया हुआ है, उसके अलावा आपने वो टॉपिक फिक्स है, उस टॉपिक पे हम लाइव इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वो एक जो एक्सपीरियंस है जो आपको सामने वाला ऑडियंस देता है और वो बोलता है कि नहीं आपका इस एक्सपीरियंस से हमें बहुत अच्छा लगा, वो मैटर करता है और वही मेरे को एक पॉजिटिव फीलिंग देता है। एंड आई थिंक इट्स रियली ग्रेट, क्योंकि जब मैंने भी कुछ सेशंस अटेंड किए हैं, हम सब करते हैं, तो पीपीटी से वो एंगेजमेंट नहीं बढ़ पाता जब आप लाइव किसी से इंटरेक्ट करते हैं। और आधा टाइम मैंने देखा है अक्सर वो लोग पीपीटी सही करने में लग जाते हैं, क्लिक नहीं हो रहा है और वही वो कनेक्शन टूट जाता है एंड फिर उस सेशन का कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये काफी अच्छा एस्पेक्ट है। मैं एक चैट बॉक्स का सवाल लेना चाहूंगी जहाँ दीपक पूछ रहे हैं कि कैसे पहचाने कंपनी को कि कौन सी हमारे लिए सही है कंपनी, विच फिट्स आवर फील्ड। ग्रेट, सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये एज अ फ्रेशर अगर आप देखेंगे तो वो भी बहुत मायने रखता है। देखिए अगर एज अ फ्रेशर, और मैं उसमें एक्सपीरियंस को भी ऐड करूंगा बाद में, बट अभी लेट्स स्टार्ट विद फ्रेशर। जब आप एज अ फ्रेशर होते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको देखनी चाहिए कि कंपनी में किस तरह का काम हो रहा है। आज की जो लेटेस्ट ट्रेंड्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं, अगर वो कंपनी उस पर काम कर रही है, प्लस उसका एनवायरनमेंट कैसा है और किस जगह, क्योंकि कई स्टार्टअप्स भी हैं जो अच्छा काम कर रही हैं, ज़रूरी नहीं है उनके लाखों में एम्प्लॉय हो, बट उनकी मार्केट वैल्यू अच्छी है, उनके अंदर वहाँ पे रिसर्च वर्क होता है और आप उसके अंदर लोगों से जुड़ें, पता करें, थोड़ा सा रिसर्च अपने लेवल पे करें। और अगर आपके सीनियर्स हैं जो कहीं वो किसी में काम कर रहे हो कंपनी में, तो उनसे थोड़ा सा नॉलेज ले लें कि हाँ भैया इस कंपनी में किस तरह की ग्रोथ है और क्या हमारे को इन्वायरमेंट मिल सकता है। क्योंकि जब आप पहली कंपनी आप चूज़ करते हैं तो एटलीस्ट मैं एडवाइस करूँगा कि आप उस कंपनी को चुनें तो एटलीस्ट आप 2-3 साल वहाँ पे निकालें। ये इस पर्पस से ना लें कि बस मेरे को जॉब ओपिंग करनी है और मैं थोड़े दिन करके फिर भाग जाऊँगा, तो वो ना करें। एक कंपनी चूज़ करने के लिए अपना क्राइटेरिया सेट करें और अपना एक मोटिव बनाएं कि मेरा इस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने का तरीका है और मैं इस टेक्नोलॉजी में काम करना चाहता हूँ और मेरा बैकग्राउंड भी इस टेक्नोलॉजी से रहा है, तो मैं उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की कंपनी को चूज़ करना चाहूँगा रदर देन अ ब्रांड नेम और समथिंग। क्योंकि अगर कई बार क्या होता है, आपने बड़े ब्रांड को चूज़ कर लिया लेकिन वो आपको किसी और में ही काम करा देते हैं। इंटरव्यू ले लिया, कई मेरे पास ऐसे आते हैं कि वो हमारे पास जब जॉब के लिए सीवी आती है बाद में कि हम पूछते हैं भाई क्यों छोड़ दिया आपने, अभी तो ज्वाइन किया था। बोले सर उन्होंने लिया था बट फिर उन्होंने किसी और में ही काम कराने, बोले हम बाद में 6 महीने बाद आपको उस पर कराएंगे। तो पहले से ही आप क्लियर कर लीजिए चीज़ों को कि हाँ ये मेरी इंटरेस्ट एरिया है, मैं इस पर करना चाहता हूँ और आपके पास इसमें काम है क्या। तो वो अगर हाँ बोलते हैं तो आप आगे बढ़िए, नहीं तो आप एक बार सेकेंड ऑप्शन चूज़ करिए पहले, बाद में। क्योंकि अगर कुछ ऑप्शन ना बचे तो फिर आप उसको लीजिए, अदरवाइज आज की डेट में जॉब्स बहुत हैं बट आपको चूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए। तो तरीका यही होगा शॉर्ट एंड स्वीट कि आप उसमें पहले थोड़ा सा सेल्फ रिसर्च करें और जिससे आप बात कर रहे हैं उससे खुल के बात करें, ट्रांसपेरेंटली पूछें, क्योंकि सामने वाला भी आपको सारी चीज़ें बताने के लिए बैठा है और उसको पता है कि अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको हायर कर रहे हैं तो इस पर काम होगा कि नहीं होगा। तो वो अगर ले रहा है तो उस पर काम होगा तभी ले रहा है वो आपको, नहीं तो उसके पास भी इतना फुर्सत नहीं है कि वो ज़बरदस्ती आपको हायर कर ले आज की डेट में। क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में और प्रोडक्ट में, दोनों में ही प्रोडक्ट 2 प्रकार की इंडस्ट्री चल रही है हमारे यहाँ पे, एक तो सर्विस और प्रोडक्ट। तो ये भी इसलिए मैं लाया ये बात क्योंकि दोनों इंडस्ट्री में भी बच्चों का इंटरेस्ट होता है। जैसे आज हम प्रोडक्ट की बात करें तो अगर आपका FM स्टूडियो है तो आपको ऐप बनाना है, तो जो कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती होगी रेडियो के लिए या, तो वो प्रोडक्ट
किसी ना किसी बैक एंड में टेक्नोलॉजी या फ्रंट एंड में टेक्नोलॉजी यूज़ होकर के ही बन रहा होगा। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे प्रोडक्ट मार्केट में जाना है तो कोई प्रोडक्ट कंपनी पकड़िए, और अगर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे सर्विस इंडस्ट्री में रहना है तो क्योंकि मैं मल्टीपल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता हूँ, तो आप सर्विस इंडस्ट्री चूज़ कीजिए। तो ये एक क्राइटेरिया। और अगर कोई कंपनी है जो दोनों में काम करती है तो वेल एंड गुड है, बस उससे एंट्री से पहले आप पूछ लीजिए, ताकि आपको अंदर जाने के बाद ये रिग्रेट ना हो कि नहीं यार इसने मेरे को प्रोडक्ट में काम नहीं कराया, क्योंकि वो उस कंपनी में हो सकता है दोनों डिपार्टमेंट सेपरेट चलते हों। और कई कंपनीज होती हैं जो डेडिकेटेड एक सर्विस इंडस्ट्री की होती है और एक प्रोडक्ट की होती है। तो ये आपके लिए ईजी रहेगा दीपक भाई कि आप ऐसे चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो एक्सपीरियंस डेफिनेटली, अगर आप अनटिल अनलेस आप कैरियर स्विच के हिसाब से नहीं आ रहे, क्योंकि आजकल जो वीविंग इंडस्ट्री है उसमें लोग क्या है, पुराना बैकग्राउंड कुछ और था, अब उन्होंने कहीं से कोर्स किया है और वो कैरियर स्विच के हिसाब से आ रहे हैं, तो वो लेकिन फिर वहाँ पे वो आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा और उस बात को आपको उनको सुनना पड़ेगा। लेकिन उस जीरो के लिए भी आप एटलीस्ट उतना बेसिक नॉलेज लेकर के आएँ, कंसिडरिंग प्रोग्रामिंग एंड थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, कि आप उसको रिस्पॉन्ड लीगली और प्रॉपरली कर पाएँ। अगर आप उसको रिस्पॉन्ड कर देते हैं अच्छे से तो आप उसको रीजॉइन कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कैरियर में। बट अपने माइंड सेट में रखें कि हाँ मैं इसको एज अ फ्रेश स्टार्ट कर रहा हूँ, अपने पुराने 3-4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस भूल जाएं। क्योंकि अगर उसमें रहना है तो फिर जो आपका फील्ड था जब आप स्विच कर रहे हैं तो उस फील्ड में और कौन अच्छा कर रहा है, इससे अच्छा कौन कर रहा है, क्योंकि जब आप मार्केट में उतरते हैं तो आपको इफ एंड बट पता चल जाता है। और किसी की बनी बनाई बातों में और आजकल के जो सोशल मीडिया पोस्ट हैं कि किसी के बारे में नेगेटिव लिख दिया, उस पर ना जाएं, खुद की अकल लगाएं और रिसर्च करें और कंपनी के बंदे से बात करें। क्योंकि देखिए आप क्या होता है कि ये मैं इसलिए ला रहा हूँ, होप इट इज़ अलाउड और हमारे पास समय है, क्योंकि क्या होता है कई बार क्या होता है हमारे पास में लोग आते हैं कि वो कहते हैं यार आपके यहाँ पे XYZ लिखा हुआ था, तो हुआ क्या, किसने लिखा होगा, हो सकता है उस बंदे ने उसको उसके जैसा चीज़ नहीं मिला तो उसने लिख दिया भाई, लेकिन उसके साथ साथ 4 अच्छे भी तो लिखे हुए हैं, बट वो 4 अच्छे साइड में हो गए और एक बुरा उन्होंने पकड़ लिया। तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि आप अपने लेवल पे रिसर्च करें और किसी की कही कहाई बातों पे ना आए और सुनी सुनाई बातों पे या देखने पे, क्योंकि आजकल ये सब मोस्टली प्लेटफॉर्म्स पेड भी हो गए हैं। तो अगर आप चाहें तो पेड मार्केटिंग से बहुत कुछ हो सकता है। तो इसलिए अपनी अकल लगाना जरूरी है और कैरियर को चूज़ करने के लिए, कंपनी को चूज़ करने के लिए आपकी रिसर्च मैटर करती है। जी, बातचीत को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आपके YouTube चैनल की तरफ जिसका नाम है सुलभ तेलंग। थैंक यू। जब आपने इसकी शुरुआत की तो क्या था आपके दिमाग में कि यार YouTube से कैसे मैं क्यों कनेक्ट होना चाहता हूँ स्टूडेंट से, और जब आपने शुरू कर दिया इसका कॉन्सेप्ट तो क्या रिस्पांस रहा आपके चैनल पे? जी, तो सबसे पहले तो मैं एक्चुअली एम्प्लॉय ब्रांडिंग और इस सब के लिए बहुत जाना जाता हूँ, टचवुड, लोगों ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मेरा क्या था, सबसे पहले इसको शुरू करने का तरीका ये था कि मेरी कंपनी में जब मैं हायरिंग करता था तो मुझे लगा कुछ इनोवेटिव तरीका होना चाहिए, तो मैंने मेरी कंपनीज के वीडियो बनाना शुरू करे, है ना। तो उसमें जो पूरा एक वीडियो में मैंने पूरी कंपनी के फ्लोर्स दिखा दिए, जो हमारा 6 फ्लोर की कंपनी है, और फिर कंपनी के रिलेटेड जॉब्स डालने लग गया। बट ऑलरेडी वी हैव अ कंपनी पेज, तो वो अलग चलता ही है उसमें। तो फिर लेकिन जब मैं और लोगों से मिला तो एक तो ये एडवांटेज हुआ कि जब मैं लोगों से मिला तो लोगों ने कहा कि जब हम आपकी कंपनी सेलेबल टेक्नोलॉजीज के बारे में सर्च कर रहे थे, जिन्होंने ज्वाइन किया, जो मेरे थ्रू नहीं आए किसी और के थ्रू आए, वो बोले सर जब हमने सर्च किया तो हमें आपके वीडियो देखा, हमें पता चला कि यार इतना बढ़िया ऑफिस है और यहाँ पे ये भी है वो भी है। तो वो एक एडवांटेज था और वहाँ से मेरे को एक आया कि चलिए कुछ एक प्लेटफॉर्म यूज़ करके देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो मैंने सोशल मीडिया पर इस तरह से एंट्री करी। फिर देन बिकॉज मेरा कैरियर काउंसलिंग से रिलेटेड और मल्टीपल इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्सपीरियंस था और मैं मिलता भी रहता था लोगों से, तो मैंने इसको थोड़ा सा सोशल सर्विस के नाते मैंने सोचा क्यों ना अपन डिफरेंट लोगों से मिलकर के, मैं तो बताता ही हूँ आजकल के अवेयरनेस सेशंस बहुत ज़रूरी हो गए हैं। आजकल की जो जनरेशन है वो थोड़ा सा डाइवर्ट हो गई है, उनको एक सही राह दिखाने का अच्छा मौका है और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि यूट्यूब है। तो इसलिए मैंने फिर उसमें अब आगे चल के धीरे धीरे, जैसे मैंने कैरियर काउंसलिंग सेशन लिया इन फ्रंट ऑफ द मिनिस्टर्स ड्यूरिंग माय ड्यूरेशन ऑफ फ्रीलांसिंग बिफोर आई जॉइंट सिलेबल, दैट टाइम मैंने वहाँ पे जॉब फेयर लगा था जयपुर में, तो मैंने अर्जुन राम जी मेघवाल और जो स्किल मिनिस्टर थे उस दौरान, उनके सामने मैंने बच्चों को गाइड किया था। और जो लेडीज़ हैं जो पापड़ भुजिया बनाती हैं, उनको मैंने गाइड किया मारवाड़ी में लैंग्वेज में कि आप
अपना जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अपने पति की हेल्प से, अगर आप खुद नहीं चलाती हैं, या अपने भाई की मदद से या पिताजी की मदद से, जो थोड़ा बहुत उनको नॉलेज हो या आप सीख सकती हैं, तो FSCI करके एक प्राइवेट कंपनी है जो कि गवर्नमेंट से भी एफिलेटेड है, उन्होंने मेरे को इन्वाइट किया कि साहब आप इनकी काउंसलिंग दीजिए, इनको सोशल मीडिया का यूज़ बताइए। तो मैंने उनको बताया कि आप जो वेंडर से जुड़े हैं वो ठीक है, लेकिन आप हो सकता है आप 10,000 पापड़ बना सकते हो, भुजिया बना सकते हो ज़्यादा क्वांटिटी में, तो जो बचे हुए हैं जो वेंडर ने नहीं लिए वो आप अपने अपने लेवल पे बेचो। तो इस तरह से फिर मैंने इसको सोशली इन्वॉल्व हुआ, और फिर अभी आजकल अवेयरनेस सेशंस, उसमें मैंने फिर, अब जैसे मेरा इंटरेस्ट है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ में, मल्टीपल इंडस्ट्रीज़ में, और मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है, तो जो मेरे नोन थे या जो रेफरेंस के थ्रू, टचवुड यहाँ पे यूट्यूब इवेंट हुआ, उसमें भी मेरा उनको पसंद आया कंटेंट, तो उन्होंने मेरे को यूट्यूब क्रिएटर इवेंट में बुला लिया, तो वहाँ से लोग जुड़े, तो मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स के बेसिक इंटरव्यूज़ लिए। सबका मोटिव, जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ उनका, तो उसका मोटिव यही होता है कि आपका एक्सपीरियंस शेयर करें, जिससे कि लोगों को ये पता चले कि डे 1 से कोई करोड़पति नहीं बन जाता। दूसरा, स्ट्रगल भी होते हैं, बट अगर आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी। आज आपने मुझे भी बुलाया है, तो मैं 15 साल इंडस्ट्री में था, 15 साल बाद मैं आपका FM पे इंटरव्यू दे रहा हूँ, टचवुड नए साल में पहला इंटरव्यू है, बट लेकिन आपने भी कुछ देखा होगा तभी बुलाया, नहीं तो पर्सनली हम नहीं जानते एक दूसरे को। आपने भी कहीं ना कहीं से रिसर्च की होगी, आपको पता लगा नहीं सुलभ तेलंग से हम बात कर सकते हैं और ये काम की चीज़ हो सकती है, तो आपने मुझे बुलाया। तो इस तरह से आपको ये झील होनी चाहिए कि हाँ, हम लोगों तक अपनी पहुंच कर सकें और बता सकें। तो मैं फिर उसमें मैंने अभी इंटरव्यूज़ लेने शुरू किए हैं, जिसमें कि मैं डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुला रहा हूं। आज भी 12 बजे इस सुलभ तेलंग चैनल यूट्यूब पर एक सीमेंट इंडस्ट्री एक्सपर्ट का इंटरव्यू है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सीमेंट इंडस्ट्री में कौन कौन जॉब्स पा सकता है। उसके अलावा मैंने एस्ट्रोलॉजर का इंटरव्यू लिया, उसके अलावा मैंने प्राणिक हीलर का इंटरव्यू लिया, उसके अलावा मैंने IPS सर का इंटरव्यू लिया, जिसमें कि उन्होंने पुलिसिंग के बारे में बताया। तो ऐसे ही डिफरेंट इंडस्ट्री। अब फ्यूचर में मेरा मोटिव है कि शायद मैं थोड़ा IT से भी रिलेटेड तो कोशिश करूंगा कि मेरी जो सिलेबल टेक्नोलॉजीज की टीम है उनमें से जो टाइम निकाल पाए, क्योंकि जैसे मैंने बोला ये एक जस्ट सोशल सर्विस है, तो सामने वाले के पास भी टाइम होना चाहिए। और मेरा भी ये बेजली मैं सैटरडे संडे ही कर पाता हूँ, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे मैं ऑफिस वर्क में इन्वॉल्व रहता हूँ, एंड आई डोंट हैम्पर माई वर्क एंड दिस इज जस्ट अ सोशल सर्विस विच आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प पीपल। तो एक मिनट, और इसका आइडिया भी ऐसे आया कि जो मैं एक मिनट का पहले खुद बनाता था, अब जैसे मैंने अवेयरनेस वीडियो बनाया फ्रॉड से रिलेटेड, तो एक मैं बना रहा हूँ और एक एक्सपर्ट बताए, और तो वो 4 चीज़ें और बता सकता है। तो इन चीज़ों इसमें मैं मिक्स कर रहा हूँ, खुद भी बताता हूँ जितना मेरे को नॉलेज है। अभी रिसेंटली पॉश एक बहुत बड़ा टॉपिक चल रहा है कॉर्पोरेट में, तो मैंने पॉश एक्सपर्ट हैं अमित अंजलि जी, उनसे मैंने इंटरव्यू किया है, तो उन्होंने और डिटेल में चीज़ें बताई, और मैंने उसका 1 मिनट का बताया था कि हाँ भी पॉश ये होता है और इसलिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसको डिटेल में उन्होंने डिस्क्राइब किया। इसी तरह से HR के कोई एक्सपर्ट होंगे जो मेरे से भी 30 ईयर्स एक्सपीरियंस हों, जो CTOs हैं, हमारे CEOs हैं, जो स्टार्टअप इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो इस तरह से यही मेरा मोटिव है इसके अंदर, और यही लेकर के मैं इसको शुरुआत करी और ये चल रहा है। भगवान करे आगे चलता रहे। बिल्कुल चलेगा। और आपने जो सोशल मीडिया वाली स्टोरी शेयर करी, इससे मुझे समझ आ गया कितने परफेक्ट HR हैं, वो कितना प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज तो चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज हो, तो दिस इज द बेस्ट क्वालिटी वन HR कैन हैव। जब आप करियर रिलेटेड टॉक्स करते हैं, तो कौन से ऐसे सवाल है जो स्टूडेंट्स के सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं? वो एक तो होता है कि जो आजकल बूमिंग इंडस्ट्री चल रही है, उसमें अगर मैं स्विच करूं, मान लो उन्होंने डिग्री किसी और से करी है, तो उसमें मेरे को कितना टाइम लग सकता है। दूसरा यही होता है कैरियर में तो कि मैं इंटरव्यू कैसे क्रैक करूं। तो इन दोनों में मेरा इंटरव्यू के लिए ये होता है कि आप एक तो कॉन्फिडेंट होकर के जाएं और अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी चीज़ के वो क्लियर करके जाएं, क्योंकि जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू होगा उसमें आप या तो किसी HR से ही इंटरेक्ट कर रहे होंगे, तो वो आपसे बेसिक डिस्कशन करेगा और वो समझना चाहेगा कि आपके बेसिक्स क्लियर हैं कि नहीं। देन आप टेक्निकल तक जाते हो। तो और आप कुछ भी फालतू मत लिखिए रिज्यूम में, आप पॉइंट टू पॉइंट लिखिए, और जो आप और एक जो JD के हिसाब से CV बनाते हैं वो गड़बड़ है मामला। क्योंकि होगा क्या, अगर टचवुड आप पहुँच भी गए तो आपका वहाँ पर 1 या 2 दिन में काम समझ में आ जाएगा, तो वहाँ फिर आपको वापस जाने से अच्छा है कि पहले ही आप उस चीज़ को ध्यान रखें। तो ये मेरा बच्चों को रहता है कि आप ट्रस्टवर्दी रहें, ट्रूथफुल रहें और ट्रांसपेरेंट रहें ड्यूरिंग द कंप्लीट जर्नी। और दूसरा आपने बोला कि जो मैंने बताया कि जो लोग स्विच करने की सोचते हैं, जैसे AI अभी आजकल बहुत बूम चल रहा है, तो लोग कहते हैं कि हम AI में कर लें क्या, तो मेरा उनको यही रहता है कि देख लो भाई, अगर आपको AI समझ में आती है, क्योंकि
आप एआई तो बहुत पहले थी, आपने गूगल याहू यूज़ किए हैं, हमने जो मैसेंजर यूज़ किए हैं उनमें भी तो अगर हम कुछ टाइप करते, जैसे मैं अभी टाइप करूँ बॉक्स एफएम का एड्रेस, तो वो गूगल ही दे रहा है ना मेरे को। एग्जैक्टली। मैं चैट जीपीटी से थोड़ी पूछ रहा हूँ, चैट जीपीटी आ जाए। तो वो ये नहीं होना चाहिए कि आपके माइंड में ये क्लिक नहीं करना चाहिए कि ये सामने वाला कर रहा है तो मुझे करना है। आपको उसमें इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि नहीं, ये तो एक मेरा रास्ता है, इसकी हेल्प लेकर के या इससे गाइडेंस लेकर के मैं अपने पाथ को डिसाइड कर सकता हूँ, बट मेरा पाथ फिक्स है और मैं डगमगाऊंगा नहीं, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ आए, चाहे कितने ही हर्डल्स आए। क्योंकि जब आप एक रास्ते को चूज करते हो, चाहे वो जीरो से हो, जब एक बच्चा स्टार्ट भी करता है, अपना पैदा होता है, तब तो चलना सीखता है पहली बार, तो कितनी बार गिरता है, बट उसके पेरेंट्स, आप अभी रिसेंटली एक इंस्टा पे रील चल रही थी, उसमें उसके बच्चे को वो पेरेंट ने जंप करना नहीं सिखाया। वो पहले उसने वायर लगा रखे थे, मतलब वो डोरी थी, वायर तो नहीं था, और वो पार्क में चल रहा था, तो उस बंदे ने जंप किया, फादर ने, फिर उस लड़के ने देखा, लेकिन उसने कोशिश करी, हुआ नहीं, तो उसने अपना आईक्यू लगाया कि ये थोड़ा सा ऊंचा है और उन दोनों डोरियों के बीच में गैप है, तो वो बच्चा है और कोई कंपटीशन हो नहीं रहा था कि उसको डोरी ही जंप करनी है। तो उसने क्या किया, एक डोरी ऊपर हाथ से उठाई, दूसरी डोरी अपने नीचे करी पाँव से, और उसको नाक के चला गया, और वो फादर तक पहुंच गया, और फादर ने उसको क्लैप करके अप्रिशिएट किया। बट ये आइडिया उसने अपने दिमाग से लगाया ना, पिता ने तो नहीं बोला, पिता तो कूद के चला गया। बिल्कुल। तो इस तरह का आपको मोटिवेशन रखना होगा कि हम अगर हर्डल आ रहे हैं तो हमें, हमारे को पता है कि राइट पाथ क्या है, और अगर कहीं पे हर्डल नहीं है और हमारा स्मूथ चल रहा है तो उसमें भी हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। एक, हमें हमेशा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होने देना है, हमारे अपने संतुलन रखना है। हमें सब कुछ आता हो तब भी हमें यही सोचना है कि नहीं, अभी तो बहुत कुछ सीखना है, दुनिया बहुत बड़ी है। और क्योंकि अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो गए आप, तो आपको गिरने में 1 मिनट लगेगा। तो उस चीज़ को ध्यान रखोगे, तो यही मेरी बच्चों को एडवाइस होती है, और यही मेरा हमेशा सेशंस में लास्ट में यही रहता है। और वही पॉजिटिव माइंडसेट को मैं हमेशा फोकस करता हूँ। तो कोई सी भी मेरी टॉक होगी, अगर वो नेगेटिविटी रिलेटेड भी होगी, तो उसको मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैं बोलता हूँ भैया पॉजिटिव रहो, कोई बात नहीं, हो गया हो गया। आप पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर की चिंता करो और प्रेजेंट में रहो। और मुझे लगता है ये एक प्रैक्टिस से ही आता है। आप जितना अपने माइंड को प्रैक्टिस कराएंगे टू बी फ्रेज भी है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और वुमेन परफेक्ट, और एवरीवन परफेक्ट। बात करते हैं आपकी सोसाइटी की कंट्रीब्यूशंस को लेके, जितने भी आप सोशल वर्क करते हैं, आपको उसके लिए कितने सारे रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स भी मिले हैं, क्या है इसके पीछे की कहानी? तो मैम, सबसे बड़ा रिकॉग्नाइजेशन तो मैं मानता हूँ ब्लड डोनेशन। मैं जब बेंगलोर में था, तो सडनली एक दिन किसी का कॉल आया जो कि लायंस क्लब से थे, और वो बहुत बड़ा वहाँ पे चलाते हैं प्रोसेस। तो उसमें उन्होंने मेरे को बोला कि भाई हम एक ब्लड डोनेशन का वो ग्रुप बनाते हैं, और आपके सोसाइटी में अगर आप इंटरेस्टेड हो, तो मैं पहले भी 1-2 बार दे चुका था, बट आज की डेट में मैं कम से कम 30+ दे चुका हूँ, और मतलब 25+ तो हो ही गए हैं। उसके लिए मेरे को रिकॉग्नाइजेशन भी मिला था बेंगलोर में। तो वहाँ से मेरे को आया कि, और मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो भी रेयर है, ओ नेगेटिव, जिसमें मैं दे तो सबको सकता हूँ, ले नहीं सकता, तो इसलिए मुझे खुद को भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो वहाँ से ये सबसे बड़ी एक रिकॉग्नाइजेशन है मैम, कि आप किसी की मदद कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप एक खून देते हैं तो आप 3 लोगों की जान बचाते हैं, और इसी में मैंने प्लेटलेट भी दिए हैं, WBC भी दिया है, और मैंने बाकी चीज़ों के लिए भी रजिस्टर करा दिया है कि अगर कहीं ज़रूरत पड़े तो वो प्लाज्मा वगैरह या जो भी होता है उसमें अगर वो, लेकिन वो जब ज़रूरत होती है तो वो टेस्ट आपका उनके पास है, दत्तात्रेय करके एक वो है कम्युनिटी, उस जो हैंडल करती हैं ये चीज़ें। अदरवाइज तो मैंने, इसलिए मेरा ये सबसे बड़ा इसमें है, और लोगों ने रिकॉग्नाइज़ किया। इसीलिए जब मैं जयपुर आया था 5 साल पहले, सबसे पहला काम मैंने जो फ्रेंड्स टू सपोर्ट है, इसमें मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पे भी उसके बारे में डाला है, और भी कई कम्युनिटीज़ हैं जो कि ग्लोबली ब्लड डोनेशन का चला रही हैं, जिसमें कि क्या है कि आप अपने नाम और अपना ब्लड ग्रुप डाल सकते हैं। तो और इवन इन कम्युनिटीज़ में आपको लोकेशन वाइज भी मिल जाएगा। तो अगर जैसे वैशाली नगर में किसी को नीड है, तो वैशाली नगर के बंदे को फ़ोन कर लेगा, ताकि क्या होगा कि लोग क्योंकि बड़े शहरों में रीच करना बहुत मुश्किल है। और एक दूसरा मेरा ये रहता है कि मैं उस बंदे से भी पहले पूछ लेता हूँ कि आप अपनी पूरी डिटेल दीजिए, और डॉक्टर से पूछ लीजिए कितना नीड है, क्योंकि सामने वाला बंदा आ रहा है, वहाँ आने के बाद में उसको प्रॉब्लम, जैसे कि आप जो SDP डोनेशन है उसमें 2 घंटे का समय लगता है, नॉर्मल ब्लड में तो कोई दिक्कत नहीं है। टचवुड अभी हमें जब भी जितनी बार भी मैंने जयपुर में दिया, मेरी कंपनी ने मुझे सपोर्ट किया, मुझे जाने को बोला, और मैं जा पाया और दे पाया लोगों की इसमें। और एक मेरे को इसलिए भी ऐसा इसमें अच्छा लगता है कि मैंने एक बार जब बेंगलोर में भी एक केस था, मिडनाइट पहुंचा था, मैंने खुलवा दिया था ब्लड बैंक कि नहीं आप खोलिए, और उससे कारण से एक प्रेग्नेंट वुमेन की जान बची और बच्चे की भी जान बची।
क्योंकि मेरा ब्लड डोनेट हो पाया। इसी तरह यहाँ पे नारायण हॉस्पिटल में भी एक बच्चे को ऐसा ही था। तो फिर उन्होंने, नारायण वालों ने मुझे यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया कि सर आप इतनी दूर से आए, और उसमें वो WBC था। तो एक दिन पहले वो आपको इंजेक्ट करते हैं, तो क्योंकि ताकि वो आपके बढ़ा सकें काउंट्स। नॉर्मल ब्लड में कुछ नहीं, SDP में आपके 2 लाख काउंट होना जरूरी होता है, WBC में अलग रहता है, गोली देते हैं या वो इंजेक्शन देते हैं। फिर नेक्स्ट डे आपको दोबारा जाना पड़ता है। और मेरे साथ एक और ट्रेजेडी है, वो है मेरे थिन वेन। तो उसके लिए भी मैंने डॉक्टर से कई बार पूछा, बोले सर कुछ नहीं, ये तो नॉर्मल है। तो उसमें मेरे को पहले कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है डॉक्टर को। तो जैसे बेंगलोर में तो वेल नॉन फेस हो गया था, तो हर हॉस्पिटल वाला जानता था। यहाँ पे अब 2-3 हॉस्पिटल वाले जानते हैं, बाकियों को क्या है कि मेरे को तो इसलिए फिर मेरे को मजबूरी में नॉर्मल ब्लड देना पड़ता है, क्योंकि जो SDP और वो है, तो जैसे आपने डेंगू वगैरह इन सब में, तो इसलिए मैं लोगों को अवेयर करता हूँ कि भैया ब्लड डोनेशन जरूर करें, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। और आजकल के जो इवन ब्लड बैंक भी हैं और जो हॉस्पिटल्स हैं, दे आर वेल इक्विप्ड, दे विल नॉट प्ले विथ योर बॉडी। इवन मैंने एग्जाम्पल देखा है, मैंने एक लास्ट डॉक्टर का इंटरव्यू लिया था जब मैं बैंगलोर में था, ड्यूरिंग दिस फैसिलिटेशन टाइम जब मुझे मिल रहा था। तो उन्होंने बताया था कि आप दे के चले जाते हो, उसके बाद में पहले टेस्टिंग होती है। तो उनके एक कोई पेशेंट दे के गया होगा पेशेंट के लिए, तो उसके ब्लड में प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने उल्टा उसको फ़ोन लगा दिया कि भाई पहले तू तेरी जाँच करा, बाद में देना। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको वो ब्लाइंडली चढ़ा देंगे, नहीं। तो इन चीज़ों से मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। और एक तो मेन तो यही है, और बाकी यही कि मैं किसी की अगर जॉब में हेल्प कर पाता हूँ इस के थ्रू। और आप जैसे बता रही हैं, एक और ये जो अवेयरनेस सेशंस जो मैंने स्टार्ट किए, इससे भी मेरे को कई बार फ़ोन आए। तो अभी रिसेंटली जो फ्रॉड हो रहा था आपका कॉल का, और ये डिजिटल अरेस्ट का चल रहा है, इस पर मैंने एक वीडियो बना दिया था, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया था कि FedEx इज़ बिकॉज ऑफ माई अवेयरनेस कि FedEx इज़ नॉट एन इंडियन ब्रांड बेसिकली, एंड इट मेजरली डील्स इन द इंटरनेशनल मार्केट। तो अगर FedEx से मेरे को कॉल आ रहा है कि भैया आपका कुरियर फंसा हुआ है, जो कि वो पहले कॉल सेंटर से कॉल आता है, शुरुआत यहीं से होती है। तो उस कॉल सेंटर पे अगर आपने एक दबा दिया कि नहीं मेरे को पता करना है, तो मतलब आप उसमें जाल में घुस गए। और तो एक, आपको डरना नहीं है। दूसरा, पहली चीज़ तो आप अवॉइड ही करो, FedEx आपको कभी भी ऐसे कॉल नहीं करेगा। और आपको इतना तो आपको भी अवेयरनेस होना चाहिए कि मैंने कोई विदेश नहीं भेजा। अगर भेजा होगा तो कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो यार, पार्सल 2-4 दिन बाद आपके जो जिसने भेजा होगा वो फ़ोन कर लेगा डायरेक्ट। तो आप उस लूप में नहीं जाएंगे। तो लोगों को अवेयर कराना इस तरह से कि भैया फ्रॉड कॉल होते हैं, ये वीडियो कॉल्स का मैसेज आना, और आपके जैसे बॉस हैं, मान लीजिए आपके बॉस के नाम से फर्जी वीडियो मैसेज आ रहे हैं, तो इस तरह से मैंने पूरे, और आपके SMS आते हैं। अब आपका XYZ बैंक में, आपको मान लो कैनरा बैंक में अकाउंट ही नहीं, और वो लिख रहा है कि भैया आपका पैन कार्ड डालो नहीं तो सीज हो जाएगा, लिंक भेजो। तो इस तरह के अवेयरनेस सेशन, ये मेरे को फिर लोगों के मैसेज आते हैं, क्योंकि मेरा नंबर पब्लिक है बिकॉज ऑफ माई रिक्रूटमेंट। तो आई डोंट माइंड शेयरिंग द नंबर इन द पब्लिक। इट हेल्प्स समवन टू यूटिलाइज इट एंड रीच टू मी। तो इसलिए तो वहाँ से फिर मेरे को लोगों के मैसेज आते हैं कि सर मेरे साथ होने ही वाला था, बट मैंने 2 मिनट पहले ही आपका वीडियो देख लिया था, तो मैं बच गया। दैट गिव्स मी अ सेल्फ सेटिस्फैक्शन कि हाँ भैया चलिए, बाकी लोग भी अवेयरनेस चला रहे हैं, तो मैंने भी, हालांकि मेरे कुछ ज़्यादा नहीं है, 2,500 सब्सक्राइबर हैं, और आपकी दुआ रही तो हो सकता है 2.5 लाख तक पहुँचे। बिल्कुल। लेकिन फिर भी अगर वो उसमें भी किसी का अगर हेल्प हो गया, तो इट इज़ हेल्पफुल फॉर मी एंड ऑल्सो टू अदर्स। बिल्कुल। क्योंकि समय सीमा हमारी समाप्त होने वाली है, तो एक लास्ट गोल्डन रूल आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर सके, वो गोल्डन रूल जो आप हर स्टूडेंट को, हर यूथ को एडवाइस करते हैं इन करियर बूस्ट करने में। स्टे पॉजिटिव और स्टे मोटिवेटेड, एंड डोंट अडॉप्ट अनवांटेड थिंग्स, जो कि नेगेटिव एनवायरनमेंट हो। अगर आपके आसपास कुछ नेगेटिविटी चल रही है, तो उसको भगवान ने 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए, और अपने गोल को वापस से अडॉप्ट करने लग जाइए, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट को दीजिए। और अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं आसपास के लोगों से, तो थोड़ा सा उनसे दूरी बनाइए, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, समझ जाइए कि ये भैया कोई भला नहीं चाहता आपका। तो अगर आपको पॉजिटिव, और वो जो आपको नेगेटिव बोल रहा है, आपको समझ में आ जाएगा कि वो टॉन्ट के थ्रू बोल रहा है या उसका कुछ अलग मोटिव है। तो उसके भी 2 तरीके हैं, तो तरीकों को समझिए। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी एंड स्टे एक्टिव। क्योंकि अगर आप एक्टिव रहेंगे और पॉजिटिव रहेंगे और अपना गोल सेट करके चलेंगे, तो डेफिनेटली आप अच्छा अचीव कर पाएंगे, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। यही मेरा मंत्र रहेगा। क्या बात है। थैंक यू सो मच सुलभ सर फॉर दिस अमेजिंग सेशन। हमारी भी काउंसलिंग हो गई आज एक तरह से, और हमारे लिसनर्स की भी एक बढ़िया सी काउंसलिंग हो गई आपके कमाल के एक्सपीरियंस सुन के, और बहुत ज़्यादा सच में सुबह सुबह अच्छा मोटिवेशन मिल गया। मैं कहूँगा सैटरडे अच्छा वर्थ हो गया मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली। हाँ, लोगों को हंसाने के लिए थोड़ा बहुत, जैसा लोगों ने बोला, तो मैं गाने और डांस भी डालता रहता हूँ, ताकि आप बोर ना हो, कि ज्ञान लेकर के बोर ना हो आप।
गाना सुना दीजिए सर फिर एक जाने से हाँ जी, तो मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, वही सुना देता हूँ, होप आपको पसंद आएगा। किशोर कुमार जी का है ये दिल ना होता बेचारा कदम ना होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता हे ये दिल ना होता बेचारा कदम ना होते आवारा जो खूबसूरत कोई अपना हम सफर होता। अरे सुना जब से ज़माने हैं बहार के आए हम भी हैं राही बन के प्यार के। हे सुना जब से ज़माने हैं बहार के आए हम भी हैं राही बन के प्यार के। कोई ना कोई बुलाएगा खड़े हैं हम भी राह में। थैंक यू। क्या बात है सर, आज तो दिन बना दिया आपने हमारा। थैंक यू आपने भी बना दिया मेरा नया साल। और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। सभी स्वस्थ रहें, खुशी रहें। थैंक यू सो मच।